साल तक एक दूसरे की कत्ल करते रहे, एक दूसरे की गर्दन उड़ाते रहे। यहाँ पे भी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने वाला यहूदी आ गया। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत आसान है कि किसी और पे इल्ज़ाम डाल देना कि तमाम असहाब जो थे हुज़ूर सल्लम के, जो इतने वाइज थे, जिनकी तरबियत सालों सालों से हुज़ूर सल्लम ने की थी, उनके दिमाग इस तरह नहीं काम कर रहे थे कि एक आदमी सबको बेवकूफ़ बना रहा है। अब्दुल्ला बिन सबा के जिसका आपने जिक्र किया, वो तो हज़रत उस्मान के दौर में था भी नहीं। दूसरी बात ये कि हज़रत उस्मान ने जब मरवान को वापस बुलवा लिया, जिसके बारे में वसल्लम ने कहा था कि इसको वापस मक्का नहीं बुलाना, जबकि बाकी लोगों ने रेजिस्ट भी किया कि इसको ना बुलवाएं, तो ये गलतियां हमारे हिसाब से भी यकीनन हुई होंगी, क्योंकि हम सब इंसान हैं, मासूम तो सिर्फ नबी हैं। तो हम अगर अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं आपकी बात को 2 मिनट के लिए इस मफरूज़े को सही भी मान लूँ कि अब्दुल्ला बिन सबा एक यहूदी एजेंट था और उसने मुसलमान बन के मुसलमानों में फितना और फसाद फैलाया, तो आप लोगों के दिमाग कहाँ थे? आप लोगों ने उसको काउंटर क्यों नहीं किया? क्या आप लोगों की तरबियत इतनी कमज़ोर थी कि आप लोग अपने नबी के नवासे को ही मारने पे तुल गए? और आप लोगों को नहीं पता था कि क्या अहादीस वसल्लम ने कही हुई हैं या कुरान में क्या दर्ज है कि वसल्लम की तरबियत क्या है? और एक आदमी के अंदर इतनी पावर है कि वो इतना फितना और फसाद फैला सकता है। और अब्दुल्ला बिन सबा जो है, वो तो एक्चुअली वो था, वो हज़रत अली के दौर में था भी नहीं, वो तो बाद में जो है इस्माइली उसमें था, उसने फ़िरक़े को आगे पहुँचाया, इस्माइली फ़िरक़े का था, जिसे फ़ातिमी हुकूमत कायम की थी बाद में। तो वो एक अलग है सिस्टम। यहाँ पर जो है हम अपने इल्ज़ामात जो है अपनी कमज़ोरियों को, कि अगर जो कोई हम जंग हार गए तो उसकी वजह से हार गए, हमारा ये कमज़ोरी है तो मैं फ़ेल हो गया तो मैं उसकी वजह से फ़ेल हो गया, तो हमें अपने अपनी गलतियों को अगर देखेंगे तो उससे हम सीखेंगे, और ये इसमें बुरी बात नहीं है, अपनी गलतियों का जायज़ा लेने में कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़लस्तीन एंड द मुस्लिम्स? क्या आपको लगता है कि ये, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में 100 बार खाक, क्या ये मजालिम होते रहेंगे? क्या ये एट्रोसिटीज़ होती रहेंगी? क्या कुछ मुसलमानों के लिए बेहतर होगा सिस्टम या नहीं होगा? मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि पहले से, जैसे कि सीरिया में मुसलमानों की जो जंग चल रही थी पिछले 10 सालों में, तकरीबन 2.25 लाख लोग मारे गए मुसलमान। किसने मारे हैं? आपस में। सही है, आपस की राइवलरी। यमन की वॉर में तकरीबन 3.25 लाख लोग शहीद हुए हैं, उसमें तो 1.5 लाख बच्चे बराह भूख की वजह से शहीद हुए। उधर किसने मारे हैं? पिछले 10 सालों में कितने फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं? 8,000। अभी 8 अक्टूबर से कितने शहीद हुए हैं? 12,000। 8 और 12 कितने हो गए? 20,000। आपको उन 20,000 मुसलमानों की जानों की बहुत परवाह है, और होनी भी चाहिए, एक एक जान बहुत कीमती है। लेकिन क्या सीरिया के मुसलमान मुसलमान नहीं थे? उनकी 3.25 लाख जाने जाने नहीं थी? क्या यमन के मुसलमान जो 4.25 लाख जो है, उनकी जाने जाने नहीं थी? हम लोग किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्योंकि मैं आपको मार रहा हूँ तो ये हलाल है, लेकिन कोई दूसरा आपको आके मारेगा तो वो हराम हो जाएगा। मैं आपको मारूँ ये भी हराम है, दूसरा आपको मारे वो भी हराम है। तो पहले तो अपनी सफ़ों में अपने क़िबले दुरुस्त कर लीजिए, अपनी अंदर एक तसीह कीजिए, अपनी तरबियत कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ कीजिए। मैं अभी भी बार बार ये बोलता हूँ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने क्रूसेड्स में बैतुल मक़दस मुसलमानों को वापस दिलवाया था, अब जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है वो आपको जंग में नज़र नहीं आएगा, अब वो आपको किसी लैब में बैठा हुआ साइंटिस्ट के फॉर्म में नज़र आएगा। तो अपने आप को इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली इतना इम्प्रूव कीजिए कि दुनिया को आपकी ज़रूरत पड़े। इसराइल जो कंट्री है, उससे अगर आपको वापस अपने इलाके लेने हैं, आपको करारदादों पे, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें थी कि इसराइल के लिए ख़ास एरिया था और बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीनियों के पास था, गज़ा फ़लस्तीनियों के पास था, ये सब अगर आपको वापस चाहिए तो उसके लिए आपको इकोनॉमिकली पावरफुल होना पड़ेगा। आपको आपकी स्टेट्स वापस मिलती रहेंगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपने जितने एरियाज़ हैं वो भी लुटा देंगे। आपको क्या लगता है इस जंग के बाद क्या इसराइल गज़ा को वापस कब्ज़ा नहीं कर लेगा? इसराइल ने गज़ा आपको भीख में दिया था, आपने उनसे लिया नहीं था। गज़ा पे तो उनका, इसराइल का कब्ज़ा था। उनको लगा कि हाँ, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें इतने बड़े एरिया पे जहाँ पर सिर्फ मुसलमान हैं और जहाँ इसराइली तो है ही नहीं, इसलिए उन्होंने आपको वापस कर दिया। उन्होंने तो अरब इसराइल के वॉर के बाद तो उन्होंने पूरे जो डेजर्ट था इजिप्ट का, उस पर भी जो है कब्ज़ा कर लिया था, गोलान हाइट्स पे कब्ज़ा कर लिया था। उनके पास तो सीरिया की इलाके थे, लबनान के इलाके थे, हर इलाका तो उनके पास था। इवन इस वक्त भी फ़लस्तीन का जो निज़ाम है वो जॉर्डन के पास है। तो हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हमें अपने आप को देखना पड़ेगा पहले कि हम क्या कर रहे हैं।
फिर आप डिमांड्स करें, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। आप इतनी जिस तरह की हम लोग खाम ख्याली में रहते हैं कि पहले हम हमले करें, 4,000 लॉकेट्स दागें, उसको क्लेम करें, उसको सेलिब्रेट करें और 1,200 इसराइलियों को मार दें, और फिर हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमने ये किया है, और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि जब वो हमें हमारे बच्चों को मार रहा है तो हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है क्योंकि आपने स्टार्ट ये किया है, तो अब वो आपके बच्चों को मारेगा। अच्छा, यही बात मैं आपको बोलूँ कि बड़ा लोग कहते हैं कि भाई जुल्म सितम चल रहा था इस फ़लस्तीन में, फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा था। फ़लस्तीन में जुल्म सितम चल रहा था तो वेस्ट बैंक में क्यों नहीं चल रहा था? सिर्फ गज़ा में क्यों चल रहा था? फ़लस्तीन में भी दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो कि इस्लामिस्ट अप्रोच रखते हैं, जो कि हमास है, और एक है PLO, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अल-फतह के नाम से भी थी, और उसकी जो है यासिर अरफात जिसके लीडर रहे हैं, महमूद अब्बास जिसके लीडर रहे हैं, जो वेस्ट बैंक पे है। उधर कोई ऐसे मसाइल नहीं है, हालांकि उधर भी यहूद आबादकारियाँ कर रहे हैं, गैर कानूनी सेटलमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उधर कोई मसले मसाइल, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, दोनों पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। मसले मसाइल सिर्फ गज़ा में क्यों हो रहे हैं? कोई मसला है ना। मसला ये है कि आप लोग जो हैं, हम मुसलमान जो हैं, हम लोग हमास के साइड तो लेंगे, हम PLO का साइड नहीं लेंगे। PLO के ख़िलाफ़ हमास हमने ही बनवाई, इसराइल ने ही बनवाई, क्योंकि PLO जो है एक सेक्युलर नज़रियात, नेशनल फ़लस्तीनियन नेशनलिटी पे बिलीव रखती है। तो उन्होंने ये सोचा कि इन दोनों का आपस में लड़ाया जाए। 2007 के इलेक्शन के बाद हमास जीती गज़ा से, पर आखिर में इन लोगों की आपस में जंगें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, और उसके बाद सिविल वॉर के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वेस्ट बैंक पे हमारा कब्ज़ा और हमास का कब्ज़ा गज़ा पे है। हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है दुनिया भर में लोगों ने। उसके बावजूद भी उसको खुलेआम फंडिंग होती है ईरान से, उसको फंडिंग होती है जो है ईरान के अलावा और जो स्टेट्स हैं जो कि प्राइवेट, उसमें जो प्राइवेट एंटिटीज़ ऑपरेट कर रही हैं, उधर से उनको फंडिंग मिलती है। ईरान फिर अगर फंडिंग दे रहा है, कोई कंट्री उनको फंडिंग दे रही है, तो फिर उनके फ़लस्तीनी महाजरीन को भी ले ना। फ़लस्तीनी महाजरीन जब इजिप्ट में जाते हैं तो फिर उनका ख़र्चा तो फिर जॉर्डन या लेबनान में जाते हैं तो फिर उनका ख़र्चा तो फिर सऊदीया उठाता है। तकरीबन 93 से तकरीबन $3 बिलियन सऊदीया ने ख़र्च किया फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हम जब लोगों को जंग के लिए उकसा रहे होते हैं, जब जंग के लिए कूदने के लिए आमादा कर रहे होते हैं, तो क्या हम लोग उस पर उनके लोगों पे जब आफत आएगी तो उसको संभालने के लिए रेडी हैं या नहीं है? मतलब ये है कि मैं एक कहीं जाके बम फाड़ूं, उसके बदले में मुझे जो बम फाड़े जाए मुझ पे, और मैं बोलूँ कि मुझ पे तो जुल्म हो रहा है कि भाई मैंने पहला बम क्यों फाड़ा था? आपको पता है कि आपकी ताकत नहीं है, तो आप सुलह हुदैबिया की तरह ही एक सुलह करोगे, आप अपनी ताकत बनाओगे। आपको पता है कि इस वक्त भी गज़ा में जितनी भी फंडिंग्स, जितना भी गज़ा का जो बजट है, वो हमास जो है ना 83% जो है सिर्फ असलहे पे खर्च करती है। गज़ा की जो सप्लाईज़ हैं, मेडिकल यूटिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, या उनको फूड सप्लाईज़ हैं, वो यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा करता है। आपको ये पता है, जिस अमेरिका को हम बुरा बोलते हैं, जिस यूनाइटेड नेशंस को हम बुरा बोलते हैं, वही फंडिंग देता है, वही अस्पताल बनवाता है गज़ा में। हमास तो नहीं बनवाता गज़ा में अस्पताल। तो हमास जो है वो इफरीत, मैं बोलूँगा वो है जो कि उधर सिर्फ बच्चों के हाथ में असलहा पकड़ा रहा है, तालीम हासिल नहीं करने दे रहा है। आप बच्चों को तालीम हासिल करने दें, आप देखिएगा 2 जनरेशन्स के बाद गाज़ा खुद ब खुद इतना इतना इस्टेब्लिश हो जाएगा कि इसराइल से हमें कुछ दबने की ज़रूरत ही नहीं होगी। कोई स्ट्रैटेजी तो बनाएं। आर्म स्ट्रगल तो एक लास्ट ऑप्शन होता है। कितने लोगों को आप कत्ल करवा लेंगे? वो न्यूक्लियर स्टेट है इसराइल, आप उनको कैसे हरा सकते हैं? और आपको पता है कि ये सबको पता है कि अभी इसराइल ने एक अपना चेंज की थी। एक उन्होंने तो पहले पीस अकॉर्ड किया था यासिर अरफात के साथ 1993 में, जिसे हम ऑस्लो अकॉर्ड कहते हैं, और बिल क्लिंटन की मौजूदगी में। और जिसके बाद हमास ने एक्चुअली पावर ली कि भाई ये लोग पीस कैसे कर सकते हैं, हमें पीस नहीं चाहिए, हमें पूरा इसराइल चाहिए, हमें पूरा इलाका चाहिए। मतलब अगर इस तरीके से भारत बोले कि हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए, कि पाकिस्तान